Welcome to Select Civils. ACA for RFO. We are discussing question for these exams और उसमें जो झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर्स हम इंग्लिश मीडियम में लाते थे तो एक बहुत कमेंट में और वी गॉट ईमेल्स की कम से कम इसको बाइलिंगुअल कर दीजिए। प्रॉब्लम यही है कि जब हिंदी में रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने इंग्लिश में लाना शुरू किया। अब जब इंग्लिश में वी आर पोस्टिंग लेक्चर्स तो लोगों को लग रहा है अच्छी बात है ये कि वो चाह रहे हैं कि हमारे लेक्चर्स उन्हें अच्छा लग रहा है या वो क्वेश्चंस को पसंद कर रहे हैं, सो दे आर आस्किंग फॉर दैट हिंदी मीडियम। तो आप जो लेक्चर्स अब देखेंगे दैट विल बी बाइलिंगुअल। और हमने पहले भी बोल दिया कि जो हम बैचेस ला रहे हैं उलगुलान बैच जेपीएससी के लिए, पहले हमारा प्लान था कि दैट विल बी ऑन इंग्लिश ओनली, लेकिन अब हम उसको भी बाइलिंगुअल हमने करने का प्लान किया है। सो यू विल गेट लेक्चर्स ऑन बोथ दिस। बात तो हम वैसे भी हिंदी में ही करते हैं। जो नोट्स का टाइप है पहले हमने सिर्फ इंग्लिश में सोचा था और अब मॉक टेस्ट हो या फिर लेक्चर्स हो या इस तरह के क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे ये अब से बाइलिंगुअल होंगे, तो आप देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरएफओ और एसीएफ में काम आएंगे। और ये क्वेश्चंस आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQs, यानी पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके आधार पर ये सारे सवाल तैयार किए गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेडली इन वन वे और अनदर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप हमें टेलीग्राम पे सेलेक्ट सिविल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो इन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट सिविल्स पर ऑब्वियसली अभी लेक्चर्स देख ही रहे हैं। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कौन सा कुटीर उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ये होते हैं बेसिकली, और वो जो एक गांव में एक कॉटेज के बारे में आप गांधी जी का देखते होंगे आप, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की जब बात की उन्होंने, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो DPSP है उसमें भी कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने को लेकर बात की गई है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट स्टिल यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कुटीर उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, मेटल, सिल्क या फिर रेशम, या इनमें से सारे। सो ऑप्शन विल बी ऑल। ये जितने भी सारे हैं आपका सब कुटीर उद्योग के रूप में, दिस ऑल आर क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसमें एक कैच है, आप देखिए मेटल इंडस्ट्री देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ये सभी दिस ऑल आर नेशनल प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ये जब छोटे स्तर या घरेलू स्तर पर पारंपरिक तरीक़ों से चलाया जाता है, और ये सारे दिस ऑल आर क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्री। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी किस 5 ईयर प्लान में, हम जानते हैं हालांकि ये 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट नाउ हैज़ बिन 2017 से वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हमारा जो इससे पहले के प्लानिंग बनते थे जो इंडस्ट्रीज़ में हमें करना है, या एग्रीकल्चर में भी है प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग बन गया है, और उसके आधार पर फिर वो प्लानिंग करता था हमारे डेवलपमेंट के लिए। सो ये आपसे पूछ रहा है कि बोकारो आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। ऑब्वियसली दिस वॉज थर्ड, तीसरी 5 ईयर प्लान है ना। सो आप याद रखिएगा कि जो बोकारो एंड स्टील कंपनी है, दिस वर आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग थर्ड, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगेन ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान कोलेबोरेशन विद सोवियत यूनियन, जो उस USSR हुआ करता था उस टाइम में है ना। फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 91 में एंड देन अलग अलग देशों में बटा। हालांकि ये हमारे पार्ट का अभी नहीं है इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, बट इट वाज तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HEC वॉज फाउंडेड विद द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री, HEC की स्थापना किस देश की सहायता से हुई। ऑप्शन है रशिया यानी रूस, ब्रिटेन, स्लोवाकिया या फिर A और C, A यानी कि रशिया और C यानी कि चेकोस्लोवाकिया। सो ऑप्शन ऑब्वियसली रशिया और चेकोस्लोवाकिया से मिलकर हुआ था। बोथ आपका A एंड C विल बी करेक्ट। इस बार इसका आंसर भी इसीलिए देख लीजिए बोथ A एंड C होगा। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना 1958 में रांची में रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। सो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बोथ A एंड C विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है धनबाद के सिंदरी में भारत सरकार द्वारा ट्रक कारखाना कब स्थापित किया गया। व्हेन वाज फर्टिलाइजर फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिंदरी ऑफ धनबाद। ऑप्शन से आपका 1949, 1950, 51 या फिर 52। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑप्शन नंबर 3 1951 में उर्वरक फर्टिलाइजर फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया गया था। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी शॉर्ट में हम देख लेते हैं। फर्स्ट एवर, ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना ये था 1951 में सिंदरी धनबाद में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये काफ़ी डिटेल्ड हमारे ऐप में हैं। जो मॉक के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन उसके हैं बहुत ही डिटेल में वो है। हालांकि ये लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन उसका, एक तो स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, रिटेंशन टाइम शॉर्ट देख देख के ऐसे ही दिमाग का
कर लिया है ऐसी की तैसी सब ने। सो इस वजह से क्या है कि वो रिटेंशन टाइम लोगों में है, उतना पेशेंस नहीं है, सो वी हैव लिमिटेड द एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो आइडियली आप देखेंगे तो ये काफ़ी डिटेल्ड में हमने एक्सप्लेनेशन ऐप में दिया है हर एक क्वेश्चन का, अगर आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो ये कुछ बातें। और प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, तो हमने सोचा कि इसमें एफर्ट लगाने का कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का रिटेंशन टाइम है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, तो हमने उसको शॉर्ट किया है सो दैट। और इसे फिर आप ऑडियो पॉडकास्ट की तरह सुनिए। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं, वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो जस्ट इसे लिसन एज ए पॉडकास्ट। उसमें क्या होगा कि आप कुछ और भी कर रहे हैं तो आप इसे सुन सकते हैं। और जो रिटेंशन टाइम है, अगर आप ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हैं, आप कितना भी पढ़े हों लेकिन कुछ बाहर के सोर्स से आपको जब पता लग जाता है ना, तो आपको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दिमाग में वो बैठ जाती है चीज़ें, तो आप इसे एज ए पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, फिर आपको वो याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोडेत और दीवान आर द असिस्टेंट ऑफ विलेज हेड्स इन विच ट्राइब। किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? कौन? तो गोडेत और दीवान। और जो ट्राइब्स के आपका नाम दिए हैं वो है महली, कोरा, माल पहाड़िया या फिर बैगा। तो ये गोडेत और दीवान असिस्टेंट होते हैं आपके माल पहाड़िया ट्राइब का, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। गोडेत एंड दीवान असिस्ट विलेज हेड्स इन माल पहाड़िया ट्राइब फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिचुअल रोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैयारी एंड जाति गोट आर पंचायत ऑफ विच कम्युनिटी। भैयारी और जाति गोट किस समुदाय की पारंपरिक पंचायतें हैं? आपके पास जो ऑप्शंस है वो है सौर्या पहाड़िया, गोंड, खरवाड़ या फिर पढ़ैया ट्राइब। तो ये आपका भैयारी और जाति गोट जो है ना, ये पढ़ैया ट्राइब का है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये उसी का व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। पढ़ैया जनजाति में भैयारी यानी भाईचारा आधारित, बेस्ड ऑन ब्रदरहुड, है ना, आपसी भाईचारा, और जाति गोड़ बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, क्लैन बेस्ड पंचायतें होती है जो सामाजिक अनुशंसा और परंपराएं को बनाए रखती हैं। पढ़ैया ट्राइब फॉलोज भैयारी एंड जाति गोड़ पंचायत सिस्टम फॉर सोशल बॉन्डिंग एंड प्रिपरेशन। सो पढ़ैया विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु स्पेयर हेडेड द नॉन सरेंडर मूवमेंट इन झारखंड। झारखंड में असमर्पण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपका रामनाथ पांडे, भगवती पांडे, विष्णु मदुरई या फिर ऑप्शन नंबर 4 हरिशंकर व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो विष्णु मदुरी है, दैट विल बी द राइट आंसर। ये उसका व्याख्या है। विष्णु मदुरी लेड द नॉन सरेंडर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू डिसआर्म ट्राइब्स एंड सप्रेस देयर ऑटोनॉमी। उनकी स्वायत्ता को छीनने के लिए, जो दबाने के लिए जो ब्रिटिश का फोर्सेस था उसके अगेंस्ट बोला कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। दैट वाज लेड बाय विष्णु मदुरी। विष्णु मदुरी ने असमर्पण आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा आदिवासी स्वायत्ता को दबाने और हथियार जब्त करने की कोशिशों के खिलाफ था। सो अगेन दिस विल बी विष्णु मदुरी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द जतिन बाघा ऑफ हजारी बाग। हजारी बाग का बाघा जतिन किसे कहा जाता था? इसका रेफरेंस ये है, क्वेश्चन में आप जानते हैं कि जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी आपके बंगाल डिवीज़न के आसपास 95 में डिवीज़न हुआ और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ गया उसके बाद से, है ना। तो बाघा जतिंद्र यानी कि जतिंद्र नाथ बनर्जी, जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी थे, एक फ्रीडम फाइटर, और कई सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो उन्हीं के स्टाइल पे या उन्हीं को रेफरेंस मानकर झारखंड का बाघा जतिन कहा गया था। तो किसे कहा गया था, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाघा जतिन थे क्या, और फिर ये है कि झारखंड के बाघा जतिन किसे कहा गया। तो बाघा जतिन का हमने एक शॉर्ट आपको रेफरेंस दे दिया। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन झारखंड के बाघा जतिन या जतिन बाघा कहे जाते हैं। ऑप्शन आर राम विनोद सिंह, दुर्गादास बनर्जी, ज्योति पंत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ऑब्वियसली जो राम विनोद सिंह थे, RV सिंह, ही इज़ नॉन एज बाघा जतिन ऑफ झारखंड या हजारीबाग। ये उनके बारे में एक एक्सप्लेनेशन है। राम विनोद सिंह, अ स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी, अर्न द टाइटल ड्यू टू हिज ब्रेव एक्ट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल लाइक बाघा जतिन। देखिए ना, और ये बाघा जतिन कौन थे, तो जतिंद्र नाथ बनर्जी। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से पढ़े हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि बाघा जतिन की क्या स्टोरी रही है। उन्हीं के बेस पे एक जो स्टूडेंट थे राम विनोद सिंह भी रिवोल्यूशनरी थे, और उनके क्रांतियों की वजह से उन्हें बाघा जतिन की उपाधि दी गई थी। सो द ऑप्शन विल बी ए, राम विनोद सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन बहुत सिंपल लेकिन फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, डेट में तो नहीं, ईयर में सम टाइम इट इज़ गेटिंग कन्फ्यूजिंग वन। तो क्या है, पूछ रहा है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। सो ऑप्शन आर 10 नवंबर 1870, 15 नवंबर, 15 नवंबर और फिर 10 नवंबर। तो सबसे पहले तो आप एलिमिनेट कर दीजिएगा 10 ये सबको पता है कि 15 नवंबर तो था ही था, और जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो साल को लेके, सो इट इज़ सिंपली 1875। ऑप्शन नंबर विकल्प 2 में है ना, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन उलीहातू विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में था, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। और हमने कई बार लेक्चर्स में भी या MCQ के डिस्कशन में भी इसको जान लिया है, पढ़ लिया है। सो सिंपली बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और
ये कि 1910 में हु फॉर्म ढाका स्टूडेंट यूनियन। ढाका स्टूडेंट यूनियन हम जानते हैं कि जब आप पढ़िएगा स्टेट फॉर्मेशन वाला सेक्शन तो जानते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी बड़ी भूमिका रही और देवर पायनियर, इन्होंने शुरुआत की एक अलग स्टेट फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया। बाद में तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आते रहते हैं, हालांकि ओवर पावर भी कर देते हैं एग्जिस्टिंग वंस को। ऑप्शन से आपके जगत नारायण सिंह, प्रदीप साहू, जे बर्थेलोमेन या फिर सूरज सिंह बेसरा। इनमें से सूरज सिंह बेसरा को तो आज भी आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में लोकल चैनल्स को देखते रहेंगे, अपना दर्द बयान करते रहते हैं सरकार के या जेएमएम के प्रति, जो उनका आक्रोश रहा है और सच्चाई भी है। अगेन पॉलिटिकल चीज़ें हैं। सो सूरज सिंह बेसरा इज इनकरेक्ट और इसमें राइट आंसर है जे बर्थेलोमेन। इन्हें फादर भी कहा जाता है झारखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट का। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, जे बर्थेलोमेन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ढाका स्टूडेंट यूनियन वाज फाउंड बाय जे बर्थेलोमेन टू प्रमोट स्टूडेंट अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल यूनिटी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। बर्थेलोमेन 1910 में ढाका स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की ताकि छात्रों से सामाजिक और राजनीतिक चेतना फैलाई जा सके। सो ऑप्शन नंबर जे बर्थेलोमेन है राइट आंसर। ऑल राइट। द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ मैरिज इन संथाल ट्राइब इज। संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह का सबसे सामान्य प्रकार, सबसे ज़्यादा कौन सा विवाह किया जाता है। आप जानते हैं अलग अलग तरह के मैरिजेज़ हैं। जब हम ट्राइबल सिस्टम पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं, है ना। ट्राइबल सिस्टम में जब हम आदिवासी के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं, आदिवासी में भी स्पेशली संथाल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका संगा विवाह, किरिंग बापला, किरिंग जबा या फिर सेवा विवाह। ये क्या है, यू मस्ट हैव रेड। नहीं भी तो हमारे लेक्चर देखिए जिसका 14 JPSC प्लेलिस्ट क्रिएटेड है वहाँ भी, या फिर आप उलगुलान बैच में हमने काफ़ी इसको होलिस्टिकली कवर किया है, तो वहाँ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐप में आपको मिल जाएगा ये सारा लेक्चर, इनरोल करके आप वहाँ पर देख सकते हैं और वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट। फिलहाल आपको ये बताना है कि संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह का सबसे सामान्य प्रकार क्या है। तो इन दिए गए विकल्पों में, इन ऑप्शंस में किरिंग बापला इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किरिंग बापला इज द ट्रेडिशनल सेरेमोनियल मैरिज अमंग संथाल्स इन्वॉल्विंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिचुअल। संथाल किरिंग बापला एक पारंपरिक विवाह है जो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त और विधिवत रीति रिवाजों से संपन्न होता है और मोस्ट कॉमन भी है, मोस्ट कॉमन मैरिज टाइप है। सो दिस इज व्हाट किरिंग बापला इज। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा है कि बिटलाहा क्या है संथाल सोसाइटी में। अगेन ये संथाल से इसलिए ज़्यादा आपको क्वेश्चंस, ऐसे तो किसी भी ट्राइब से पूछा जाता है बट संथाल एक डोमिनेटिंग है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी में भी संथाली हैं। सो द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली अबाउट दिस संथाल ट्राइब। उसमें पूछ गया है आपको बिटलाहा या विटलाहा क्या है। ये ऑप्शन है सोशल बाइकॉट है, सामाजिक बहिष्कार, या फिर एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, प्रशासनिक अधिकारी होता है कोई बिटलाहा उसे कहते हैं, या फिर 5-10 गाँव के जो मुखिया होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए है ना, पहला सोशल बाइकॉट इज़ द राइट आंसर। और मोस्टली इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स वायलेटिंग कम्युनिटी नॉर्म्स। उसमें भी कम्युनिटी नॉर्म्स कौन सा है, सामाजिक कौन सा नियम तोड़ने के बाद बिटलाहा किया जाता है। सो उस पनिशमेंट आफ्टर सेक्सुअल क्राइम्स, इसके लिए बिटलाहा दिया जाता है। और फिर ये बिटलाहा से हालांकि कुछ सेरेमनी होते हैं, उन सेरेमनीज़ को अकम्प्लिश करके वापस उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। लेकिन आइडियली क्या है कि अगर कोई सेक्सुअल क्राइम कमिट करता है सो उसका सोशल बाइकआउट किया जाता है और उसे बिटलाहा दी जाती है। अगेन अच्छा क्वेश्चन एक ये है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, विच इज़ फॉल्स, यानी सही नहीं है। सो ऐसे वाले ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फ्लो में क्या होता है कि लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सही है से एंड देन कोई भी मार्क कर देते हैं। सो थोड़ा सा जब ये निगेटिव वाला स्टेटमेंट आता है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यू नीड टू हैव थोड़ा सा केयर। पहला है मुंडा ट्राइब कॉल देमसेल्फ हेरको। मुंडा अपने आप को हेरको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो अपने आप को हेरको कहते हैं। और द यूथ हाउस ऑफ द मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड गतियोड़ा। मुंडा जनजाति के युवा घर को गतियोड़ा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सरना मुंडा जनजाति का पवित्र स्थान है, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। सरना जो है ये मुंडा जाति का पवित्र स्थान होता है। और लास्ट ऑप्शन है पंचायत साइट ऑफ मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड पंचाना, ये गलत है। द पंचायत साइट ऑफ मुंडा इज नॉट पंचाना, रेदर इट इज कॉल्ड अखरा या अखाड़ा रेदर देन पंचाना। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। द पंचायत साइट ऑफ मुंडा ट्राइब, मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है, ना कि पंचाना। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। ऑल राइट, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। पंचायत इज नॉट द करेक्ट टर्म फॉर मुंडा ट्राइबल पंचायत सिस्टम विच इज़ अखड़ा या अखाड़ा कहा जाता है। फिर है किस त्यौहार के बारे में यह माना जाता है कि उसके आयोजन से फसलें बीमारियों से मुक्त रहती है, कि अगर ये
फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर लें तो जो हमारा क्रॉप होने वाला है दैट विल बी फ्री फ्रॉम बीमारी, डिजीज स्ट्रिकन, उसमें बीमारी नहीं लगेगी। इन रिलेशन टू विच फेस्टिवल इट इज़ बिलीव्ड दैट द सेलिब्रेटिंग इट इंश्योर्स दैट द क्रॉप्स आर नॉट डिजीज स्ट्राइकन, इसमें बीमारी नहीं लगने वाली है। ऑप्शन है मांडा, कादालेटा, बहुरा या फिर टुस्गो फेस्टिवल। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज कादालेटा फेस्टिवल। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कादालेटा इज बिलीव टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज थ्रू द रिचुअल एंड प्रेयर्स। ऑप्शन नंबर बी, कादालेटा विल बी द राइट। विश्वास किया जाता है कि इसके आयोजन से फसलों को रोग और कीटों से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट है, किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ और सिटी इज़ नोन एज शिमला ऑफ झारखंड? रांची, हजारीबाग, पाकुड़ या फिर गिरिडीह? तो इसमें हम जानते हैं कि रांची इज़ द करेक्ट आंसर। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजिंग इसको बनाना हो तो समटाइम्स थोड़ा सा ऑप्शन ट्विक करके आपसे नेतरहाट दे सकता है। जानते हैं कि हम ये लातेहार में ये ठंडी जगह है नेतरहाट, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ नेतरहाट। ऑप्शन आपका रांची ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए है शायद उधर। सो ड्यू टू इट्स हिली टेरेन, मॉडरेट क्लाइमेट एंड ग्रीनरी, रांची इज कॉल्ड द शिमला ऑफ झारखंड। इनकी रीजनों से झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ नेतरहाट। और दूसरा कोई आपको लगे कन्फ्यूज़न तो कोई बात नहीं है, सिंपल। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, रांची इज़ कैपिटल ऑफ झारखंड। सो इस तरह से भी आप एक सिंपली इसको याद रख लें। विच इज़ नॉट द फॉलोइंग थीम ऑफ द कोहवार पेंटिंग सिस्टम या पेंटिंग स्टाइल? निम्न में से कौन सा कोहवार चित्रकला शैली का विषय नहीं है? यानी अलग अलग थीम्स पे पेंटिंग होती है ना, कोई जैसे नेचुरल सीनरी बनाता है, कोई लव हेट रिलेशनशिप को दिखाता है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों पे पेंटिंग की जाती है। तो इसमें से कह रहा है कि कोहवार स्टाइल में किसको नहीं दिखाया जाता है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, पहला मेल फीमेल रिलेशनशिप, सिंबॉलिक रिप्रोडक्शन, विच क्राफ्ट या फिर राम कथा। तो इसमें से आप देखेंगे तो एक तो ट्राइबल, थोड़ा आप स्मार्ट गेस भी लगा सकते हैं कि कोहबर पेंटिंग एक ट्राइबल फॉर्म ऑफ पेंटिंग है। तो राम कथा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म। हालांकि ऐसा नहीं है स्ट्रिक्ट कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट की वो ट्राइबल आर्ट है तो उसमें नहीं दिखाएगा वो हिंदुइज़्म के कुछ स्टिंक्ट को, बट यहाँ पर जो है कोहवार पेंटिंग स्टाइल में राम कथा से रिलेटेड थीम्स पे पेंटिंग नहीं की जाती है। बाकी मेल फीमेल नर नारी संबंध को दिखाया जाता है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको भी सिंबलाइज किया जाता है। विच क्राफ्ट है ना, जादू टोना, इसके रिलेटेड पेंटिंग्स तो ऑब्वियसली होंगी ही होंगी। तो बचता है जो राम कथा, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कोहवार पेंटिंग्स। ऑप्शन नंबर दिस 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन ये उसका एक्सप्लेनेशन है। कोहवार चित्रकला झारखंड की पारंपरिक कला है जो विवाह और प्रजनन से जुड़ी होती है। इसमें राम कथा जैसे धार्मिक विषय नहीं होते। सो यू नीड टू रिमेंबर कि कोहवार पेंटिंग में इट इज़ नॉट दैट कि राम कथा को डिपिक्ट किया जाए, बाकी थीम्स पर पेंटिंग की जाती है। और राइट, ललित मोहन राय किस फील्ड से जुड़े हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? देखते हैं एक बार ऑप्शंस। ऑप्शन से जर्नलिज्म से हैं, पेंटिंग से हैं, म्यूजिक से हैं या इन तीनों में से किसी से नहीं है। सो ललित मोहन राय इज ऑब्वियसली रिलेटेड विथ पेंटिंग, नॉट जर्नलिज्म या फिर म्यूजिक, संगीत या पत्रकारिता से जुड़े नहीं हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ललित मोहन राय नॉन फॉर कंट्रीब्यूसिंग ट्राइबल एंड फोक आर्ट ऑफ झारखंड। ललित मोहन राय झारखंड की जनजाति और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं, ललित मोहन रॉय। ऑल राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस राधा कृष्ण थीम इज प्रोमिनेंटली परफॉर्म्ड? अब आपसे पूछा गया है निम्न में से किस नृत्य में राधा कृष्ण विषय प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाता है? इससे पहले वाले में आपसे इट इज़ आस्क्ड कि किसमें राम कथा नहीं डिपिक्ट किया जाता, यानी कोहवार के बारे में पूछा गया था। अब कह रहा है कि किस नृत्य में राधा कृष्ण के थीम को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन आर काली, पैका, भदुरिया या फिर जन्नी झूमर। तो इनमें से काली नृत्य जो है इसमें आपका राधा कृष्ण विषय को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी द काली। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख। काली नृत्य में राधा कृष्ण की प्रेम गाथा को श्रृंगार रस और भक्ति गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगेन ये जो एक्सप्लेनेशंस देख रहे हैं बहुत ही हमने इसको सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन कर दिया है। जो और भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस थे वो हमने इसलिए हटा दिया है कि जस्ट इसे एज ए MCQ और या पॉडकास्ट की तरह आप सुनिए और जब पेपर में अपेयर हो तो रिकॉल करके आगे बढ़िए। बाकी डिटेल जब आप मॉक देंगे तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हर एक सवाल का उसके ऑप्शंस का मिल जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ नागपुरिया सदानी लैंग्वेज? इनमें से नागपुरिया सदानी भाषा की व्याकरण का लेखक कौन है? A.W. माइकल, E.H. वाइटे, फादर क्वेस्चर या फिर कॉर्नाड बुकआउट?
तो जब इन ऑप्शंस को आप देखेंगे तो नागपुरीय सदानी भाषा की व्याकरण के लेखक आपके कॉर्नाड बुकआउट हैं, ऑप्शन नंबर 4। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। कॉर्नाड बुकआउट डॉक्यूमेंटेड द ग्रामर ऑफ सदानी नागपुरी लैंग्वेज। कॉर्नाड बुकआउट ने नागपुरी सदानी भाषा की व्याकरण को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉलोइंग लैंग्वेज फोक सॉन्ग्स नेम्ड सिया दुआर और बहिन दुआर मेंशन इन 2 वैलीज। सियान दुआर और बहिन दुआर नामक लोकगीत किस भाषा से संबंधित है जिसमें 2 घाटियों का उल्लेख मिलता है। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन और आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है कुरमाली, संथाली, कुड़ुक या फिर कोटा। सो राइट आंसर इज संथाली। तो संथाली सॉन्ग यूज़ करती है मेटाफर ऑफ वैलीज, घाटियों को मेटाफर की तरह एक्सप्रेस इमोशंस एंड ट्रेडिशंस। मेटाफर आप समझ ही रहे होंगे, सबसे आप सिंपल अगर रैप वैप सुनते हैं तो वो मेटाफर यूज़ किया जाता है, या फिर नॉर्मली भी वो किसी रेल से गुजरती है। सो रेल इज़ व्हाट, मेटाफर, जो कि उसके इमोशंस को झंझोड़ के रख दे रहे हैं। सो रेल इज़ यूज्ड एज मेटाफर। उसी तरह से घाटियों का यूज़ करता है ये संथाली। संथाली में जो लोकगीत हैं वो सियान दुआर और बहिन दुआर नामक जो लोकगीत हैं उसमें घाटियों का यूज़ किया जाता है कई चीज़ों को सिंबलाइज करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी संथाली विल बी द राइट आंसर। माना जाता है कि जेई मिशन ने झारखंड में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। व्हाट वाज इट्स नेम? इट इज़ बिलीव्ड दैट जेई मिशन स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ जर्नल इन झारखंड हुज नेम वाज झारखंड समाचार, सिंहभूम काल, घर बंधु या फिर जोहार झारखंड। तो इनमें इन ऑप्शंस में जो मैगजीन बिलीव इट इज़ पब्लिश्ड बाय जेएल मिशन वार्ड घर बंधु। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर ये है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए शॉर्ट में। जेएल मिशन इज पब्लिश्ड घर बंधु टू प्रमोट लिटरेसी एंड क्रिश्चियन टीचिंग अमॉन्ग ट्राइब्स। ट्राइब्स में क्रिश्चियनिटी के प्रमोट और सोशल अवेयरनेस के लिए, लिटरेसी शिक्षा बढ़ाने के लिए घर बंधु नाम की मैगजीन का प्रकाशन किया जाता था। वही है जेएल मिशन द्वारा प्रकाशित घर बंधु एक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य आदिवासियों में साक्षरता और ईसाई शिक्षाएं फैलाना था। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन इज नॉट पब्लिश्ड फ्रॉम झारखंड? अगेन याद रखिएगा ये प्रकाशित नहीं की जाती पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर मिलन, दृष्टिपात, आईना या फिर महुआ। और अगर केयरफुली इसे देखिए तो महुआ इज़ ए गिमिक, ऐसा कोई भी मैगजीन पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती। यू नीड टू रिमेंबर दैट। हालांकि ये इस तरह के कुछ और ऑप्शन दैट कैन बी आस्क्ड जो कि काफ़ी साउंड करेगा कि झारखंड से यार होता तो होगा, इतने सारे मैगजीन्स पब्लिकेशंस हैं तो, लेकिन महुआ नाम का कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी मिलन, दृष्टिपात या फिर आईना ये सारे आपके मैगजीन्स हैं, बाकी महुआ नाम का नथिंग एज सच एग्जिस्ट करता है। महुआ इज़ नॉट नोन एज ए मैगजीन पब्लिश फ्रॉम झारखंड अनलाइक अदर 3 ऑप्शंस। महुआ नाम की कोई पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती, जबकि अन्य पत्रिकाएँ झारखंड से संबंधित हैं। ऑल राइट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर एजुकेशन कोर्सेज कंडक्ट की जाती हैं? निम्नलिखित में से किस योजना के तहत अंग्रेजी सिखाना, है ना, बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शन आर ज्ञानोदय, पहल, शिक्षा भारती या फिर पढ़े झारखंड। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय योजना प्रोवाइड्स डिजिटल इंग्लिश लीडरशिप एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग इन झारखंड गवर्नमेंट। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत झारखंड में सरकारी स्कूलों में, याद रखिएगा, प्राइवेटली क्या स्कूल्स क्या चला रही हैं, एन नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, तो कोई मैटर भी उतना नहीं करता। ये लार्जर मास को चूँकि ये मैटर करती है, इम्पैक्ट करती है और ये सरकार की योजनाएँ होती है। दैट इज़ वाई यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में डिजिटल शिक्षा, अंग्रेजी बोलचाल, नेतृत्व, विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट और कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है ना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इनमें से विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड 7E प्रोजेक्ट इन झारखंड? 7E परियोजना की शुरुआत किस संस्था ने की थी? नीति आयोग, राज्य सरकार, यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड बैंक? तो नीति आयोग ने 7ही परियोजना की शुरुआत की थी, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन होता था, दैट इज़ नाउ नीति आयोग, और इसने शुरू किया आपका 7E, नॉट स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नीति आयोग लॉन्च 7ही रिफॉर्म एजुकेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नीति आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए 7ही परियोजना झारखंड सहित 3 राज्यों में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, नेतरहाट विद्यालय, ये अगेन एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, या साल आपको पूछ लेता है, जो कि यहाँ दे दिया गया है 1954 में। तो इस बार पूछ लिया है कि किसने किया था, हु एस्टैब्लिश्ड। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि 1954 में तो नेतरहाट विद्यालय वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1954 में। गिवन ऑप्शन हैं चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स मैकॉन, डेविड कूपर या फिर विलियम केविन। तो ये काफ़ी
फेमस सवाल भी है। चार्ल्स नेपियर जो कि एजुकेशनिस्ट थे, चार्ल्स नेपियर ने ही नवोदय स्कूल इस्टेब्लिश किया था। सो चार्ल्स नेपियर वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल भी थे वो नेतरहाट स्कूल के, एम्ड एट रूरल एक्सीलेंस। और आज भी नेतरहाट के रिजल्ट झारखंड में हमेशा से टॉप रहते हैं। तो चार्ल्स नेपियर नेतरहाट विद्यालय के संस्थापक और पहले प्राचार्य थे। विद्यालय की स्थापना ग्रामीण प्रतिभाओं को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए की गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चार्ल्स नेपियर विल बी द राइट आंसर। तो इसको यहीं तक रखते हैं। लेक्चर फिर अगेन काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर भी हम क्लब करके इसे पोस्ट भी कर देंगे बाद में, या अभी जो और रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें हम लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, दैट वी शैल कीप पोस्टिंग। और अगेन ये बात कि फिर से हम हिंदी में भी ये बाइलिंगुअल आपको लेक्चर्स या फिर स्लाइड्स या गुलगुलान बैच के भी जो क्लासेस होंगे दैट विल बी ऑल्सो बाइलिंगुअल, वहाँ भी आप इनरोल कर सकते हैं और आप मॉक दे सकते हैं। हमारे ऐप पे @select civils पे सारे मॉक्स अवेलेबल हैं, आप देखिए। और काफ़ी क्यूरेटेड PYQs के बेसिस पे वो सारे मॉक क्रिएटेड हैं। और आपकी कुछ राय, कुछ आपके कमेंट या आपको कुछ बात करनी हो तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, और टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़िए। बाकी सेलेक्ट सिविल्स पे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।